बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है शदीद नौयत के इन्फेक्शन यानी सीवियर इन्फेक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे परप्यूरल पायरेक्सिया की, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद बुखार होना। अच्छा, होता क्या है, परप्यूरियम के दौरान औरत को 24 घंटों में 2 मरतबा 104 यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेल्सियस तक अगर बुखार हो, वो किसी भी वजह से हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन को परप्यूरल पायरेक्सिया बोला जाता है। अच्छा, इसकी वजूहत जो है हमारे पास सबसे पहले है परप्यूरियल सेप्सिस यानी जिसे तौलीदी निज़ाम का इन्फेक्शन बोला जाता है। पेशाब का इन्फेक्शन यानी पेशाब की जो नालियों का इन्फेक्शन है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। निज़ाम तनफ़ुस का कोई इन्फेक्शन जैसे नमूनिया हो सकता है। अच्छा, कोई ज़ख़म है उसका इन्फेक्शन हो गया। छाती से मुतल्लिका मसाइल जैसा कि पीप पड़ जाती है यानी एब्सिस हो जाता है, उसकी वजह से भी फ़ीवर हो सकता है। या फिर कोई दूसरी तिब्बी वजूहत जैसे कि मलेरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, गर्दन तोड़ बुखार, हैज़ा वग़ैरह, तो ये तमाम वजूहत बन सकती हैं फ़ीवर की। तो अगर 24 घंटे के अंदर अंदर 2 मरतबा यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस तक बुखार हो, तो इसको बोला जाता है परप्यूरल पायरेक्सिया, जिनकी वजूहत हमने अभी डिस्कस की हैं। उसके बाद हमारे पास आता है परप्यूरल सेप्सिस यानी मेट्राइटिस। परप्यूरल सेप्सिस जो होता है वो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है होने वाला इन्फेक्शन है, यानी जो हमारे पास है निज़ाम तौलीद का इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इन्फेक्शन है। परप्यूरल सेप्सिस जो है वो ज़्यादातर जो है उसकी आम वजह क्या होती है, पैदाइश के अमल और लेबर के दौरान दखल अंदाजी करना। अच्छा, निज़ाम तौलीद का ये इन्फेक्शन बच्चे की पैदाइश के पहले 6 हफ़्तों के अंदर अंदर अगर हो, तो ये माँ की अमवात की एक बहुत बड़ी वजह होती है। अच्छा, परप्यूरल सेप्सिस की वजूहत क्या क्या होती हैं हमारे पास, तो कुछ आम बैक्टीरिया हैं जिनकी एग्जांपल्स यहाँ दी हुई हैं। मोस्टली इन बैक्टीरिया की वजूहत से परप्यूरल सेप्सिस हो जाता है। जैसे इसमें सबसे पहले बात की हुई है स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, स्टिफेलोकोकाई बैक्टीरिया, ई कोलाई या एस्केरिया कोलाई बैक्टीरिया, अच्छा कोलेस्ट्रीडियम टेटनाई, कोलेस्ट्रीडियम विल्शाई और क्लेमाइडिया। तो ये बैक्टीरिया हैं, कुछ इनकी एग्जांपल हैं जिनकी वजूहत से जो है परप्यूरल सेप्सिस हो जाता है। अच्छा, इसकी निशानियाँ और इलामात क्या क्या हैं हमारे पास, तो सबसे पहले है कि इसमें पेशेंट को फ़ीवर होगा यानी बुखार होगा, और ऐसा बुखार होगा कि उसमें कपकपाहट यानी कपकपी आ सकती है, कपकपी चढ़ सकती है। और उसके अलावा सर्दी लगती है, तबीयत में सुस्ती, थकन होती है, वजाइना से बदबूदार मवाद यानी लोकिया का इखराज होता है। पेट पर हाथ लगाने से औरत दर्द की शिकायत करेगी। बच्चे की पैदाइश के बाद जो यूट्रस का साइज़ है उसको कम होने में ज़्यादा टाइम लगेगा या ज़्यादा वक्त लगेगा। ये इसकी कुछ निशानियाँ और अलामात हैं। अच्छा, अब हम परप्यूरल पायरेक्सिया को डायग्नोस कैसे करेंगे, उसकी तशख़ीस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले नंबर पे हमें क्या करना होगा, फ़ौरी इब्तदाई जांच करनी होगी। हो सकता है कि वो औरत किसी जानलेवा सूरत हाल से गुज़र रही हो, जैसे कि शॉक हो जाना, खून का कसीर मिकदार में ज़िया होना या सेप्सिस वग़ैरह। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप फ़ौरी इब्तदाई जांच कर लें, ताकि इत्मीनान हो जाए कि औरत की जो सूरत हाल है उसको काबू करने की जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो शुरू हो चुके हैं। अच्छा, औरत की अमूमी सेहत का मुशाहिदा करना, या जैसा कि देखा जाए कि उसको बुखार कम करने के लिए जैसे पंखा चला देना, कपड़ा गीला करके जिस्म पे फेर देना। अगर शुबा हो कि औरत शौक में जा रही है तो उसकी देखभाल के इक़दामात फ़ौरी तौर पे कर देना। तो पॉइंट नंबर 1 पे जो है सबसे पहले फ़ौरी इब्तदाई जांच है हमारे पास। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है हिस्ट्री लेना। अब हम पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, उससे पूछेंगे कि डिलीवरी की क्या डेट थी, वक्त, जगह, ये सारी चीज़ों के बारे में उससे पूछेंगे डिलीवरी के मुताबिक। अच्छा, ये पूछेंगे कि बुखार उसे हुआ था तो उसका ड्यूरेशन क्या था, उसकी इंतहा यानी उसकी सीवियरिटी कितनी थी, और बुखार जो है वो कपकपी के साथ तारी हुआ था या नहीं। डिलीवरी जो है वो किसी तरबियत याफ्ता कारकुन सेहत ने करवाई थी या किसी गैर तरबियत याफ्ता ने। और उसके अलावा जो है डिलीवरी का तरीक़ाकार क्या था, यानी नॉर्मल थी या औज़ारों के साथ थी। हम पूछेंगे पेशेंट से हिस्ट्री में कि उसके पेट में दर्द या किसी और जगह पर दर्द है या नहीं है, विजाइना से कितना खून बह रहा है, बदबूदार मवाद तो ख़ारिज नहीं हो रहा, पेशाब करते हुए जलन तो महसूस नहीं हो रही,
थकन तो नहीं होती, जिस्म में तनाव तो नहीं आता। तो ये सारी चीज़ों की हम उससे हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जिस्मानी मायना। अच्छा, सबसे पहले मिडवाइफ को ये चाहिए कि जब भी वो जिस्मानी मायना करे तो औरत की रज़ामंदी ज़रूर हासिल करे और मायने की जो कार्रवाई है उसके मुतालिक औरत को तफसील से बताए। अच्छा, मायने के दौरान औरत के पर्दे का ख़ास ख्याल रखे, उसकी नर्व्स, ब्लड प्रेशर, सांस की रफ्तार चेक करे, यानी उसके वाइटल साइन चेक करे। उसके बाद हमारे पास आता है पेट का मुआयना। अच्छा, पेट के मुआयने के लिए क्या है कि मिडवाइफ को चाहिए कि औरत के जिस्म से सिर्फ़ उसी हिस्से से कपड़ा उठाया जाए जिसका मुआयना करना हो, यानी मुआयने के दौरान पेट के निचले हिस्से और इतराफ़ को हाथ लगाकर चेक करें कि आया हाथ लगाने पर औरत दर्द की शिकायत तो नहीं करती, यानी टेंडरनेस कोई फ़ील हो रहा है, या यूट्रस को हाथ लगाकर दबाकर उसका साइज़ चेक करें और देखें कि हाथ लगाने पर औरत जो है वो दर्द की शिकायत कर रही है। तो पेट के मुआयने के दौरान इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। उसके बाद हमारे पास आता है वजाइना का मुआयना। अच्छा, होता है क्या है कि यूट्रस में प्लेसेंटा के जो पीस रह जाते हैं, उन के जो टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों की वजह से परप्यूरल सेप्सिस हो सकता है, यानी परप्यूरल सेप्सिस का बायस बन सकते हैं वो पीसेस। अगर मुआयने पर यूट्रस नरम और थोड़ी बड़ी हो और अगर लोकिया बहुत ज़्यादा, यानी लोकिया का अखराज बहुत ज़्यादा हो रहा हो, अगर वो लोकिया जो है वो बदबूदार हो या फिर उसमें से खून के लोथड़े मौजूद हों, तो सेप्सिस के ख़दशे के बारे में लाजमी सोचें कि ये जो वजूहात हैं ये सेप्सिस की वजह से हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि मज़ीद टेस्ट और मज़ीद जांच भी जो है डायग्नोस करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसा कि पेशाब की दरमियानी धार का नमूना, यानी जो सैंपल लिया जाता है, उसके अंदर जो है उसका मुआयना कर सकते हैं। कल्चर जो है, यूरिन कल्चर करवा के बैक्टीरिया की इकसाम की मौजूदगी को देख सकते हैं। ज़ख़म से रतूबतें ले सकते हैं, यानी जो वाउंड स्वैब होता है वो टेस्ट हम करवा सकते हैं। और उसके अलावा अगर औरत को कपकपी चढ़ी हो या बहुत शदीद इन्फेक्शन की अलामत मौजूद हो तो खून का कल्चर भी किया जा सकता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं, इनसे भी जो है डायग्नोस की जा सकती है कि पेशेंट को जो है परप्यूरल पायरेक्सिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है अमूमी देखभाल के इक़दामात। अच्छा, अमूमी देखभाल के इक़दामात में हमें क्या करना होगा कि इस देखभाल का मकसद क्या होता है कि इन्फेक्शन को औरत से दूसरे लोगों को और बच्चे को मुंतकिल होने से रोकना है। इस मकसद के हसूल के लिए क्या करना है, एक मिडवाइफ को चाहिए कि जब तक औरत को रेफ़र करने के इंतज़ामात मुकम्मल नहीं हो जाते, औरत की देखभाल एक अलग रूम में करे। अच्छा, क्लाइंट को, यानी जो औरत है, उसकी देखभाल करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। जो भी औज़ार या दीगर सामान जो यूज़ किया है वो एक ही सेट एक ही औरत के लिए इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद उसे साइड पर रख दें और दूसरे सामान के साथ मिक्स भी ना करें और दूसरी किसी औरत के लिए भी इस्तेमाल ना करें। उसके बाद हम एंटीबायोटिक्स देंगे। अच्छा, वैसे तो एंटीबायोटिक आमतौर पे डॉक्टर ही तजवीज़ करता है, लेकिन अगर किसी जगह डॉक्टर मौजूद नहीं है और औरत को रेफ़र करना मुमकिन नहीं है उस टाइम, तो मिडवाइफ को मालूम होना चाहिए कि जो एंटीबायोटिक है वो कैसे तजवीज़ करनी है। तो अगर इलाज नामुनासिब है और उसमें ताख़ीर हो रही है और औरत को की मौत वाक़या हो सकती है, यानी उसको मेट्राइटिस की वजह से उसकी बहुत ख़तरनाक पेचीदगियाँ हो सकती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मौसर इलाज फ़ौरी तौर पे शुरू हो जाए। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है टेटनस टॉक्साइड का टीका लगाना। अगर शुबा हो कि औरत को तशंज यानी टेटनस हो सकता है, मसलन अगर वजाइना में कोई गाय का गोबर, मिट्टी या कोई जड़ी बूटी रखी गई हो और उसकी हिस्ट्री से वाजिया ना हो कि उससे टेटनस के ख़िलाफ़ इंजेक्शन लग चुका है, तो उसे लाजमी टेटनस टॉक्साइड का टीका लगाना चाहिए। उसके अलावा कसीर मिकदार में मायात यानी पानी देना चाहिए। वल्वा और प्रीनियम की सफाई के बारे में औरत को सेहत की तालीम देना, प्रीनियम और पेट के ज़ख़म की देखभाल करना और नौमौलूद बच्चे की देखभाल करना, ये तमाम देखभाल के इक़दामात हैं हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है परप्यूरल सेप्सिस की जो पेचीदगियाँ हो जाती हैं, यानी जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, उनकी देखभाल के इक़दामात। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पेरिटोनाइटिस। अब पेरिटोनाइटिस क्या है हमारे पास, यानी जो पेरिटोनाइटिस का मतलब है पेट की झिल्ली, जिसे पेरिटोनियम कहा जाता है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश हो जाना। अच्छा, होता है क्या है, जो हमारी पेट की झिल्ली होती है ये 2 तहों पर मुश्तमिल होती है, यानी इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं। एक तह जो होती है उसे
जिसे पेराइटल पेरिटोनियम बोला जाता है। अच्छा, जो पेराइटल पेरिटोनियम होती है वो क्या करती है, वो पेट की जो दीवार है उसको ढांपती है, और जो दूसरी लेयर हमारे पास होती है यानी जो दूसरी तह होती है जिसे विज़रल पेरिटोनियम बोला जाता है। और जो विज़रल पेरिटोनियम है वो जो पेट के अंदर औज़ा हैं यानी ऑर्गन मौजूद हैं उनके ऊपर वो मौजूद होती है। अगर इन दोनों तहों के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस, यानी जो पेट की झिल्ली होती है उसके ऊपर सोजिश हो जाना। अब इसकी मंदरजा ज़ैल निशानियाँ और इलामात हैं, यानी बुखार सर्दी के साथ होगा, यानी सर्दी लगेगी, हाथ दबा कर छोड़ेंगे तो एकदम से पेट में उस जगह पर दर्द होगा, 3 या 4 दिनों में पेट जो है वो फूला हुआ होगा, इसमें भूख भी नहीं लगेगी, मतली और उल्टियाँ होंगी, आंतों की आवाज़ सुनाई ना देना, यानी स्टेथोस्कोप लगा के देखेंगे तो उसमें आंतों की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो ये हमारे पास तमाम ये जो पेरिटोनाइटिस है, पेरिटोनाइटिस की कुछ इलामात हमने देखी। और उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आता है सेप्टिसीमिया। अच्छा, सेप्टिसीमिया क्या है हमारे पास, इसका मतलब खून में जो बैक्टीरिया हैं उसकी मौजूदगी और अफजाइश है। सेप्टिसीमिया जो है यानी ब्लड इन्फेक्शन है, इसकी कुछ इलामात और निशानियां दर्जा झैल हैं, यानी पेशेंट को बुखार होगा सर्दी के साथ, उसकी पल्स रेट जो है वो तेज़ होगी यानी उसकी नब्ज़ तेज़ होगी, हज़ियान उसको होगा यानी जहनी हसों की कमो बेश आर्जी बदनज़मी, यानी जिसकी वजह से बेआरामी हो, वसवसे हों, वहम में हो पेशेंट, तो इसे हज़ियान बोला जाता है। उसके अलावा यरकान भी हो सकता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है, यानी औरत बहुत ज़्यादा बीमार नज़र आएगी। तो सेप्टिसीमिया के अंदर हमारे पास ये इलामात हैं। उसके बाद हमारे पास पीप जमा हो जाना यानी एब्सिस हो जाना, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आती है हमारे पास परप्यूरल सेप्सिस की। तो इसके अंदर हमारी कुछ इलामात हैं, यानी इसमें क्या होगा, कुछ निशानी और इलामात हैं कि पेट के निचले हिस्से पर दर्द होगा, इसमें पेट फूला हुआ होगा, मुसलसल तेज़ बुखार होना, सर्दी लगना, पेट पर से जैसे यूट्रस पर हाथ लगाने से औरत जो है वो दर्द की शिकायत करेगी। एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद औरत की जो हालत है वो नहीं संभलती। विजाइना के मुआयने पर पेल्विस में यानी जो पाउच ऑफ डगलस है या यूट्रस की इतराफ़ में जो है वो सूजन महसूस होती है। अच्छा, इस हिस्से में जो कल्डोसिंथेसिस टेस्ट होता है उसमें पीप निकलती है। अच्छा, उसके बाद जो है आईवी लाइन लगाकर औरत को फौरी तौर पर हॉस्पिटल रेफ़र करना चाहिए जहां उसका इलाज मुमकिन हो सके। इसके बाद हमारे पास आता है पोस्टपार्टम तशंज, यानी जिसे टेटनस भी बोला जाता है। अच्छा, ये पोस्टपार्टम तशंज जो है हमारे पास ये माँ और बच्चे में जो है किस वजह से फैलता है। एक्चुअल में ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई नामी एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैलता है। और ये जो बैक्टीरिया है ये ज़मीन गर्द ग़बार में मौजूद होता है और जानवरों से इंसानों के पखानों के ज़रिए से ये फैलता है। ये बैक्टीरिया कैसे जिस्म में दाखिल हो सकता है कि ये किसी ज़ख़म की वजह से या कटी हुई जिल्द के ज़रिए से जिस्म में दाखिल होता है। और इसकी देखभाल के कुछ इक़दामात हैं। अब वो देखभाल के इक़दामात हंगामी सूरत हाल में क्या हैं, मंदरजा ज़ैल हैं, जिनमें से सबसे पहले हमारे पास है कि आप औरत को जो है करवट पे लेटाएं ताकि अगर उल्टी आ रही है पेशेंट को तो उल्टी आने की सूरत में वो जो मवाद होगा वो सांस की नाली में ना जाए। सांस लेने के रास्ते को या फिर नाली को खुली रखें। जो उज़लात के तनाव हैं यानी जो उज़लात उसके मसल्स हैं उसके जो तनाव यानी खिंचाव जो आ गया है उसको कंट्रोल करने के लिए औरत को डायज़ेपाम इंजेक्शन लगाना होगा, 10 मिलीग्राम आईवी देना है और ये स्लो 2 मिनट तक लगाएं। इस तरह लगाएं कि झटके यानी जो दौरे पड़ रहे हैं उसके इम्कानात वो कम हो सकें। औरत को शोर और रोशनी से बचाना होगा इसमें। और उसके बाद जो है औरत की जिस्म में पानी की मिक़दार को नॉर्मल रखने के लिए आईवी लाइन लगाकर उसे मायात यानी फ्लूइड देना होगा, लेकिन मुंह के ज़रिए हरगिज़ नहीं देना। उसके बाद हमारे पास आता है एंटीबायोटिक्स। अच्छा, पेशेंट को जो है एंटीबायोटिक बेंजाइल पेनिसिलिन जो है वो 2 मिलियन यूनिट आईवी हर 4 घंटे के बाद देना है। अच्छा, जो पहले 48 घंटे हैं उनके लिए हर 4 घंटे के बाद आईवी जो है वो देना होगा। उसके बाद क्या करना है कि एम्पिसिलिन जो इंजेक्शन है वो 500 मिलीग्राम फिर ओरली उसे देना है और दिन में 3 मरतबा
10 दिन तक आपने ये कंटिन्यू करना है। फिर औरत को जो है टेटनस टॉक्सिन जो है 3000 यूनिट IM लगाना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है पेशाब की नाली का इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। होता क्या, प्रेगनेंसी में यानी हमल में ये बहुत आम पेचीदगी है कि पेशाब की नाली का इन्फेक्शन होता है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये बहुत ख़तरनाक इसके रिज़ल्ट साबित हो सकते हैं, यानी जो इसके नताइज हैं वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अक्सर UTI की वजह क्या बनता है, एक जरासोमा जिसे एस्केरिया कोलाई बोला जाता है, यानी कोलाई, जो कि विजाइना और मगध का जो नॉर्मल जरासोमा है, ये जो है अक्सर UTI की वजह बनता है। दीगर जरासीम जो कि UTI करवा सकते हैं उनमें ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस है, गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, ये तमाम शामिल हैं। इन तमाम की वजूहत से भी पेशाब की नाली यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। अच्छा, इसकी इलामात में क्या क्या हमारे पास, इलामात में है कि पेशाब करते हुए जलन महसूस होगी जब भी पेशेंट जो है वो पेशाब करने की ख्वाहिश करेगा, लेकिन हालांकि मिसाना जो है उसका तकरीबन खाली होगा, लेकिन उसको पेशाब करने की ख्वाहिश होगी, बार बार पेशाब करने की ख्वाहिश होगी, ख़ास तौर पर रात के टाइम पर, और पेशाब जो है वो ख़ुद ब खुद भी निकल जाता है, और पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, पेशाब में खून या पीप भी आ सकती है, बुखार होना, तो ये तमाम इसकी इलामात हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है हमल में UTI की जो इकसाम हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास है कि बग़ैर किसी निशानी या इलामत के बैक्टीरियो यूरिया। अच्छा, जैसे हम एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियो यूरिया भी बोलते हैं, ये क्या है, यानी मख्फी यानी बग़ैर किसी इलामत के इन्फेक्शन है। अक्सर इन बैक्टीरिया की वजह से होता है जो कि हमल से पहले ही औरत के यूरिनरी सिस्टम में मौजूद होते हैं, और ये इन्फेक्शन जो है 6% हामला औरतों में होता है, यानी 6% हामला औरतों में होगा। अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो फिर इसकी वजह से क्या हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में आता है शदीद यूरिथ्राइटिस और सिस्टाइटिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये यूरिथ्रा या मिसाने का इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से पेशाब करते हुए दर्द या जलन होती है, बार बार पेशाब आता है या समटाइम पेशाब होना महसूस होता है कि पेशाब आ रहा है, और इसमें बुखार भी होता है। फिर हमारे पास आता है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस क्या है हमारे पास, ये गुर्दों का इन्फेक्शन है और इसकी इलामात जो हैं वो शदीद सिस्टाइटिस वाली हैं, और इसके अलावा इसमें कमर के इतराफ़ में भी दर्द होता है। इसके इन्फेक्शन की जो वजह से हमल की मुद्दत पूरी होने से पहले ही लेबर जो है वो शुरू हो सकता है, यानी प्री टर्म लेबर जो है वो हो सकता है इसके अंदर। अच्छा, इसके इलाज के लिए क्या करना होगा, इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, यानी जिस औरत को हमल के दौरान पाइलोनेफ्राइटिस हो इसे हॉस्पिटल रेफ़र करके IV एंटीबायोटिक्स के ज़रिए से इसका इलाज करवाया जाता है, और मिडवाइफ को चाहिए कि औरत को फ़ौरन हॉस्पिटल रेफ़र करे। उसके बाद हमारे पास आता है कोरियो इम्यूनाइटिस। जो कोरियो इम्यूनाइटिस क्या है हमारे पास, ये झिल्लियों यानी जो कोरियोन और एमनियोन झिल्लियाँ हैं, और एमनियोटिक फ्लूइड का जो है इन्फेक्शन उसको बोला जाता है कोरियोमिनाइटिस। ये इन्फेक्शन जो है वो माँ के खून में बैक्टीरीमिया यानी खून में इन्फेक्शन करता है और प्री टर्म पैदाइशों का बायस बनता है, और नवमौलूद जो है यानी जो बेबी उसमें ख़तरनाक इन्फेक्शन करवा सकता है। अच्छा, इसकी निशानियाँ और अलामात क्या होंगी, बुखार होगा, कपकपी चढ़ना, हमल के 22 हफ्तों के बाद बदबूदार पानी आना और पेट में दर्द होना। इसके अलावा ये भी हो सकती हैं कि पानी के ज़ियाँ की हिस्ट्री होना। अच्छा, पेट से यूट्रस की तरफ जो हाथ लगाने पर औरत जो है वो दर्द की शिकायत करेगी। बच्चे की दिल की धड़कन का तेज़ होना, वजाइना से मामूली खून आना। जिसकी डायग्नोज यानी तशख़ीस के लिए क्या किया जाता है कि कोरियो अम्यूनाइटिस की तशख़ीस जो है वो औरत की मुकम्मल तिबी हिस्ट्री, जिस्मानी मायने के अलावा जो है लेबॉर्ट्री टेस्ट के ज़रिए से भी इसकी तशख़ीस की जाती है, यानी अमीनोसेंटेसिस टेस्ट के ज़रिए
क्या किया जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का नमूना लेके इसका टेस्ट करवाया जाता है और बच्चे के जायज़े के लिए अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। तो इन तमाम को करने के बाद इसको डायग्नोस किया जाता है और फिर इसकी देखभाल के इक़दामात क्या हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके बच्चे की पैदाइश करवाएं, क्योंकि माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगियों को ख़तरा होता है। और इसमें आईवी लाइन लगाएं और आईवी फ्लूइड को शुरू करें। एंटीबायोटिक्स दें, यानी एम्पिसिलिन जो है वो 2 ग्राम हर 6 घंटों पर देनी है। जेंटामाइसिन जो है वो 5 मिलीग्राम फ़ी किलोग्राम वज़न के हिसाब से हर 24 घंटे के बाद। और बुखार के लिए जो है वो एंटीपायरेटिक्स अद्वियात दें। शौक की अगर इलामात हैं उसके लिए कड़ी नज़र रखनी है। औरत को फ़ौरी तौर पर ऐसे हॉस्पिटल रेफ़र करना है जहाँ माँ और बच्चे की देखभाल की जो मुनासिब सहूलियात मौजूद हों। उसके बाद हमारे पास आता है वायरस से होने वाले इन्फेक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रूबेला वायरस। अच्छा, इसे जर्मन मीज़ल्स यानी जर्मन खसरा भी कहते हैं। ये खसरे की तरह ये भी वायरस की वजह से ही होता है, लेकिन ये मामूली नौइयत का होता है। इसकी इलामात क्या क्या हैं कि इसकी आम इलामात वायरस के जिस्म में दाखिल होने के 12 से 23 दिनों के बाद ज़ाहिर होती हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, पेशेंट को हल्का बुखार होगा, सुस्ती होगी, उसमें पेशेंट की जो लिम्फ नोड हैं वो सूज जाएंगे, जोड़ों में दर्द और सूजन होगी, आँखें जो हैं वो सुर्ख हो जाएंगी, उनको पेशेंट को नज़ला होगा, तो दौड़े यानी सुर्ख धब्बे इसमें ज़ाहिर होंगे। इसके बाद हमारे पास आता है हमल पर असरात। यानी अगर हमल के पहले हफ्तों में फ़िटस तक रूबेला का इन्फेक्शन पहुंच जाए तो उसकी पैदाइश में बहुत से मसाइल होंगे। यानी उसकी जो पैदाइश है वो बहुत से मसाइल के साथ होगी। जो बच्चा है वो अंधा, बहरा, ज़हनी अफजाइश उसकी रुक जाना, अफजाइशी नशोनुमा में कमी होना, या फिर उसको कोई दिल की बीमारी या कोई और नुक्स जो है वो हो सकता है। अगर हमल के 16 से 20 हफ्तों के दरमियान जो रूबेला इन्फेक्शन है वो फ़िटस तक पहुँचे तो बच्चा बहरा पैदा होगा। जो बच्चे हमल के पहले 20 हफ्तों के दौरान जो है रूबेला का शिकार होते हैं, इनमें पैदाइशी रूबेला का सिंड्रोम यानी कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम जो है हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है जिनसी तौर पर फैलने वाले इन्फेक्शंस। अच्छा, होता है क्या है कि जो जिनसी बीमारियां होती हैं वो बच्चे की पैदाइश से कबल, दौरान या बाद में माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकती हैं। कुछ जिनसी बीमारियां जैसे कि सिफिलिस जो है वो प्लेसेंटा को पार करके जा सकती है और यूट्रस के अंदर ही बच्चे को मुतासिर कर सकती है। दीगर जिनसी बीमारियां जैसे कि गोनोरिया, क्लेमाइडिया, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज़, ये जो हैं ये डिलीवरी के वक्त माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकते हैं। और HIV जो है वो हमल के दौरान प्लेसेंटा के पार जा सकता है और पैदाइश के दौरान बच्चे को मुतासिर कर सकता है। अच्छा, बच्चों में जिनसी बीमारियों के मज़र असरात जो वो मंदरजा झेल हैं। बच्चा जो है वो मुर्दा पैदा हो सकता है, यानी मुर्दा बच्चे की पैदाइश हो सकती है। कम वज़न बच्चे की पैदाइश हो सकती है। अशोब चश्म यानी आँख का इन्फेक्शन हो सकता है। नमूनिया हो सकता है। सेप्सिस हो सकता है। एसाबी ज़ियाँ जैसा कि दिमागी नुकाइस हो सकते हैं। अंधापन आ सकता है, बहरापन आ सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है और गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है वल्वा और वजाइना का फंगल इन्फेक्शन। जो होता है क्या है कि वजाइनल फंगल इन्फेक्शन या फिर वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस, ये वजाइना की ख़ारिश का एक आम मसला है। ये किस वजह से होता है? ये फंगस का ये आम इन्फेक्शन इस वक्त होता है जब कैंडिडा एल्बेकेंस नामी फंगस जो है उसके अंदर अदम तवाज़न पैदा होता है। अगरचा इस इन्फेक्शन को जिनसी बीमारी तो नहीं करार दिया जाता, लेकिन अक्सर मर्दों में मुतासरा साथी के साथ जिनसी इख्तलात के बाद ये इलामात पैदा हो जाती हैं। अच्छा, इसकी इलामात के अंदर हमारे पास क्या है कि वजाइना में खुजली होगी, जलन होगी, ख़राश होगा और पेशाब करते हुए तकलीफ़ महसूस होगी। जिनसी फ़ाल के दौरान दर्द होगा और वजाइना से जो है कसीफ सफ़ेदी माइल स्लेटी इखराज यानी चीज़ लाइक स्ट्रक्चर जो है उसकी सिक्रीशन होगी। अच्छा, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है? वजाइना की रतूबतों को खुर्दबीन के ज़रिए देखकर फंगस जो है उसकी मौजूदगी की तशख़ीस की जाती है और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है मुतासरा हिस्से पर लगाई जाने वाली एंटी फंगल क्रीम या फिर खाने वाली गोलियों का इस्तेमाल करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है गोनोरिया।
गुनोरिया जिसे सुजाक भी बोला जाता है, ये नाइसेरिया गुनोरी नामी बैक्टीरिया से होने वाली एक काबिल इलाज जिनसी बीमारी है। अच्छा, औरतों में सबसे पहले सर्विक्स मुतासिर होती है, उसके बाद ये बीमारी यूट्रस फ्लैपियन ट्यूबों में भी फैल सकती है और जिसका नतीजा PID की सूरत में निकलता है, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की सूरत में निकलता है। अच्छा, इसकी इलामात क्या क्या हैं? औरतों में जो गुनोरिया है उसकी इब्तदाई इलामात मंदरजा ज़ैल हैं, यानी माहवारी के अलावा जो है खून का बहना, पेशाब करते हुए दर्द और जलन का एहसास होना, वजाइना में ज़र्द या खून मिले मवाद का इखराज होना। मर्दों में इलामात क्या क्या हैं? यानी पेनिस में से दर्द के साथ सफ़ेद ज़र्द या सब्ज़ रंग की पीप आना, पेशाब के दौरान जलन का एहसास होना जो कि बहुत शदीद हो सकता है, खुसिया यानी जो टेस्टिकल्स हैं उनका सूज जाना। अच्छा, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है? गुनोरिया की तशख़ीस के लिए आम तौर पे ये तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी गुनोरिया को देखने के लिए नमूनों की बराह रास्त रिंगाई यानी स्टैनिंग करवाई जाती है या फिर लेबॉर्ट्री के अंदर बैक्टीरिया को मसनूई तौर पे परवान चढ़ाना यानी कल्चर किया जाता है। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट के अंदर क्या आता है, यानी गुनोरिया के इलाज के लिए मंदरजा ज़ैल एंटीबायोटिक्स यूज़ की जा सकती हैं, जैसे कि सेफेक्साइम इस्तेमाल की जा सकती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल की जा सकती है, सेफ्ट्रेक्सोन भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये एंटीबायोटिक्स जो हैं वो गुनोरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। फिर हम बात करते हैं कि पेचीदगियाँ क्या क्या होती हैं। तो औरतों में जो पेचीदगियाँ होंगी वो PID की सूरत हो सकती है, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, इसकात अमल हो सकता है, मौत हो सकती है। और मर्दों में पेचीदगियाँ क्या होंगी? एपिडिडीमाइटिस। मर्दों में पेचीदगियाँ जो हैं वो एपिडिडीमाइटिस हो सकता है, यानी जो एपिडिडाइमस है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, बांझपन हो सकता है और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मुतासिर हो सकता है। हमल पर गुनोरिया के क्या असरात हो सकते हैं? यानी वक्त से पहले पैदाइश हो जाएगी, मुर्दा बच्चे की पैदाइश होगी या फिर प्रीटर्म बेबी जो है वो डिलीवर होगा। पैदाइश के दौरान माँ से बच्चे को ये मुंतकिल हो सकता है और नौज़ायदा बच्चों की जोड़ों आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है इससे। उसके बाद हमारे पास आता है क्लेमाइडिया इन्फेक्शन। अच्छा, क्लेमाइडिया क्या है? क्लेमाइडिया ट्रैक्यूमेटिस नामी बैक्टीरिया की वजह से होने वाली एक काबिल इलाज जिनसी बीमारी है। ये मर्दों और औरतों में शदीद मसाइल पैदा कर सकता है। क्लेमाइडिया को बाज़ औक़ात मख्फी बीमारी भी बोला जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रीटमेंट, यानी इसका इलाज क्या है। क्लेमाइडिया के इलाज के लिए जो है एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि डॉक्सीसाइक्लिन 7 दिन के लिए, एरिथ्रोमाइसिन या फ्लॉक्सिसिन, पेनिसिलिन से क्लेमाइडिया के इन्फेक्शन का इलाज नहीं होता। अच्छा, कंडोम का दुरुस्त इस्तेमाल इसकी मुंतकली को रोकता है। क्लेमाइडिया इन्फेक्शन और हमल डिलीवरी के दौरान क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस जो है उससे मुतासर होने वाले बच्चे को आँख का इन्फेक्शन हो सकता है और उसे नमूनिया हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है हर्पीज़। जेनाइटल हर्पीज़ एक जिनसी अज़ा यानी सरीन या फिर मकद वाले हिस्से पर होने वाला इन्फेक्शन है जो कि हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। शदीद इन्फेक्शन की सूरत में औरत का इलाज एंटीवायरल अद्वियात जैसा कि एसाइक्लोविर से किया जा सकता है और जेनाइटल हर्पीज़ से मुतासरा माँ ये इन्फेक्शन अपने बच्चे को भी मुंतकिल कर सकती है। अच्छा, जो बच्चा हर्पीज़ इन्फेक्शन के साथ पैदा होता है या तो वो मर जाता है या फिर इसे दिमागी, जिल्द की या आँखों के शदीद मसाइल हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सिफिलिस। अच्छा, सिफिलिस क्या है? यानी जिसे आतिश भी बोला जाता है। ये ट्रेपोनीमा पैलिडियम नामी एक बैक्टीरिया है, उससे फैलने वाली बीमारी है। सिफिलिस जो है वो हमल के दौरान माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकती है, जिसे मोरोसी आतिश कहते हैं, यानी कंजेनाइटल सिफिलिस भी कहा जाता है। अच्छा, इसकी इलामात में हमारे पास आता है प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस, मख्फी सिफिलिस और तीसरे दर्जे का सिफिलिस। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सिफिलिस के बारे में बात करते हैं। जो प्राइमरी सिफिलिस है, प्राइमरी सिफिलिस की पहली इलामत अक्सर औक़ात क्या है कि बैक्टीरिया के जिस्म में दाखिल होने वाली जगह पर एक छोटा गोल ठोस अल्सर होता है जिसे शंकर कहते हैं। अच्छा, आमतौर पर इसकी जो जगह है वो पेनिस, वल्वा और या फिर वजाइना होते हैं, जिसे प्राइमरी सिफिलिस के अंदर यानी एक छोटा सा गोल ठोस अल्सर बन जाता है और ये जो है आम तौर पर दर्द के बगैर होता है और 3 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर गायब हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी सिफिलिस। अच्छा, सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर क्या होता है? अक्सरियत में क्या है, ये बग़ैर ख़ारिश के रेशेस होते हैं, यानी ददोड़े होते हैं।
अगरचा मोस्टली ये हथेलियों पर, पाँव के तलवों पर होते हैं, हथेलियों पर होते हैं, लेकिन ये पूरे जिस्म में भी फैल सकती है, कुछ जगहों पर भी नमूदार हो सकती है। और इसकी दीगर अलामात जो हैं उसमें गले में ख़राबी, थकन, सर दर्द, लिम्फ ग्लैंड जो हैं उनकी सूजन हो जाना, तो ये तमाम सेकेंडरी सेफिलिस की इलामात हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है मख्फी सेफिलिस, यानी मख्फी सेफिलिस इस वक्त शुरू होता है जब सेकेंडरी सेफिलिस की इलामात जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अगर मख्फी सेफिलिस का इलाज ना किया जाए तो तीसरे दर्जे का सेफिलिस जो है यानी टर्शरी सेफिलिस हो सकता है। अच्छा, टर्शरी सेफिलिस के अंदर क्या होता है, ये एक खौफनाक किस्म के तीसरे दर्जे का सेफिलिस है। इसकी इस स्टेज में क्या होता है, बैक्टीरिया जो हैं दिल, आँखों, दिमाग, इसाबी निज़ाम, हड्डियों, जोड़ों या फिर जिस्म के तकरीबन किसी भी हिस्से को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, इसकी तशख़ीस के लिए क्या किया जाता है, ज़ख़म के लिए नमूने को खुर्दबीनी स्लाइड पर देखकर बैक्टीरिया की शिनाख्त की जाती है और रैपिडी प्लाज्मा रीएजेंट टेस्ट करवाया जाता है। अगर सेफिलिस का टेस्ट का जो नतीजा है वो मुस्बत आ जाए तो फ्री ट्रेप्योनिनल एंटीबॉडी का एक टेस्ट किया जाता है, और अगर ये टेस्ट भी मुस्बत आ जाए तो सेफिलिस की तशख़ीस हो जाती है, यानी कन्फर्म हो जाता है। अच्छा, इलाज के अंदर क्या आता है, इब्तदाई मराहिल में जो सेफिलिस है इसका इलाज जो है वो आसान है, यानी एंटीबायोटिक्स जो हैं, पेनिसिलिन का टीका जो है वो सेफिलिस का एक बेहतरीन इलाज है। उसके बाद हमारे पास आता है बैक्टीरियल वेजिनाइटिस। बैक्टीरियल वेजिनाइटिस क्या होता है, ये वेजाइना की सूजिश यानी इन्फ्लेमेशन होती है और ये अक्सर इन्फेक्शन की वजह से होता है बैक्टीरियल वेजिनाइटिस, जिसके अंदर ये एक हमारे पास नॉर्मल वेजाइना है यानी हेल्दी वेजाइना का म्यूकोजा है, और ये वाला जो है हमारे पास बैक्टीरियल वेजिनोसिस इसमें हुआ है, यानी इसके अंदर वेजाइना की सूजिश हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रैक्योमिनोसिस। अच्छा, ट्रैक्योमिनोसिस क्या है हमारे पास, ये भी जिनसी तौर पर फैलने वाली बीमारियों में सबसे आम ट्रैक्योमिनोसिस है, जो कि पैरासाइट की वजह से होती है। अच्छा, ट्रैक्योमिनोसिस की इलामात में हमारे पास क्या आता है कि पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, जिनसी अमल के दौरान तकलीफ़ हो सकती है। अच्छा, वजाइना में बदबूदार मवाद जो है उसकी सिक्रीशन हो सकती है, वजाइना में बदबू, पेशाब करते हुए दर्द और जिनसी अज़ा में ख़ारिश और खुजली हो सकती है। और पेनिस में यानी मर्दों में देखा जाए तो पेनिस से सफ़ेद रंग का मवाद का डिस्चार्ज होगा और पेशाब करते हुए उन्हें भी दर्द या तकलीफ़ होगी या फिर मुश्किल से होगी। उसके बाद हमारे पास PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी बीमारी है। PID एक आम इस्तिलाह है जिससे मुराद जो है औरतों में तौलीदी निज़ाम के ऊपर वाले हिस्से का इन्फेक्शन और सोजिश है। अच्छा, ये यूट्रस, फ्लैपियन ट्यूब, ओवरी और दीगर अज़ा को भी मुतासिर कर सकती है। इन अज़ा पर अगर निशान रह जाते हैं जो कि बांझपन, एक्टोपिक हमल, पेल्विक में दायमी दर्द या फिर पीप का बायस बनते हैं।